आज का वीडियो मेनली जो है मोटिवेशनल है। इसमें कोई स्पेशल टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम अपने बारे में बात करेंगे और आपको हम कोशिश करेंगे मोटिवेट करने की। तो मेरा नाम जैसे सबको पता है, डॉक्टर अजय गुप्ता है। और अभी मैं वाराणसी में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय है, जो कि एक पीजी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं काय चिकित्सा एवं पंचकर्म विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पे मुझे लगभग 10 साल हो गए काम करते हुए। मेरी पोस्टिंग यहाँ पे 2013 में हुई थी और तब से मैं यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पीछे ले जाता हूँ कि मेरी जो बीएमएस की जर्नी जो है 2000 से शुरू हुई थी, यानी कि जो मेरा बैच था 2000 बैच था, जिसको कि मिलेनियम बैच भी बोला जाता था उस समय। और 2000 से लेकर 2005 तक मेरा बीएमएस चला और उसके बाद 5 से 6 एक साल इंटर्नशिप हुआ। 6 में ही मेरा जो है सिलेक्शन हो गया था एमडी में। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बीएचयू नाम से भी फेमस है, वहाँ पे मैंने काय चिकित्सा में एमडी किया 2006 से 9 तक। और उसके बाद 9 में मैंने वहीं पे पीएचडी भी की काय चिकित्सा से ही। और 12 में मुझे 1 साल वहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में ही मुझे 1 साल वहाँ पे टीचिंग का भी मौका मिला असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल था। उसके बाद जो है मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हो गई गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वाराणसी में, और तब से मैं यहीं पे लगातार काम कर रहा हूँ। अभी भी बहुत से लोगों के मन में एक शंका जरूर बनी रहती है कि बीएमएस में एडमिशन लें या नहीं लें। और अधिकांश लोगों से अगर आप चर्चा करेंगे, अपने दोस्तों के बीच अगर चर्चा करेंगे, फैमिली में, रिलेशंस में, तो अधिकांश लोग जो है थोड़ा सा फेवर नहीं करते हैं कि बीएमएस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सबको लगता है कि बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जो फ्यूचर है सिक्योर नहीं है, और बहुत सी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए बहुत से लोग इसको अवॉइड करते हैं या अच्छी राय नहीं रखते हैं कि बीएमएस में एडमिशन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको अपने ही बारे में बताएंगे डिटेल में कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए। तो हमारा बैच जो है 2000 बैच है। 2000 में मैंने एडमिशन लिया था सीपीएमटी के माध्यम से। उस समय स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी। नीट होने के बाद से बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, सबको एडमिशन मिल जाता है, सीट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसा कि अगर हम अपने टाइम की बात करें तो उस समय जब हमने सीपीएमटी दिया था 2000 में, तो उस समय यूपी में बहुत ज़्यादा एमबीबीएस की सीट नहीं थी, बीएमएस की बहुत ज़्यादा नहीं थी। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि 250 या 300 जो है एमबीबीएस की सीट थी, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो आयुर्वेद की सीट थी वो भी 200-250 ही थी। और आज देखिए तो नीट के माध्यम से बहुत सारी सीट्स हैं और ऑल इंडिया लेवल पे आपको आसानी से कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाता है। हम लोगों का टाइम हर इंस्टीट्यूट के लिए, हर स्टेट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने होते थे, हर एक के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब स्थिति बेहतर हो गई है। अब बात करते हैं कि एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जितने भी कोर्सेज हैं, अगर हम एमबीबीएस, जैसा कि सबकी प्रायोरिटी रहती है, अगर हम एमबीबीएस को हटा देते हैं तो उसके बाद अगर मेरी राय है तो बीएमएस आपके पास बेस्ट ऑप्शन बचता है। क्योंकि जितने भी मेडिकल कोर्सेज हैं इसमें आप जो है एक तरीके से कहें आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि आपको कहीं भी दूसरे कंपनी में जॉब करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप बीटेक करें या कोई भी अदर कोर्सेज करते हैं तो हमेशा आपको किसी न किसी व्यक्ति की, किसी कंपनी की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप जॉब कर सकें। लेकिन अगर बीएमएस करते हैं तो आपको किसी कंपनी की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंट डॉक्टर बन के कहीं भी अपनी क्लिनिक खोलकर अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, और साथ में आप मरीजों की सेवा भी कर सकते हैं। और डॉक्टर का जो है स्थान जो है हमेशा सोसाइटी में बहुत अच्छा माना गया है, हर कोई आपको सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो बाकी कोर्सेज की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बीएमएस एक आप सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम क्लास की बात करें तो हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को थोड़ी समस्या जरूर होती है बीएमएस में आने के बाद। क्योंकि जब भी हम लोग 10+2 में रहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बायोलॉजी है, जिसमें कि बॉटनी, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। और जब आप एडमिशन लेते हैं आयुर्वेद में तो थोड़ी बहुत यहाँ दिक्कतें ज़रूर होती हैं, लेकिन बस थोड़ी सी होती है और कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों को संस्कृत में समस्या आती है। तो संस्कृत बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको संस्कृत पढ़ाया जाता है,
जिसको कि आप आसानी से तैयार कर लेते हैं और फिर आयुर्वेद पढ़ने में समस्या नहीं आती है। तो इसके अलावा जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मॉडर्न के ही सब्जेक्ट्स ज़्यादातर सिलेबस में हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और उसके जो आयुर्वेदिक पार्ट्स हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो शुरुआत में थोड़ी सी कुछ महीनों तक दिक्कत होती है, फिर आप हैबिचुअल हो जाते हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। अब उसके बाद फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर, हालांकि इसके भी सिलेबस थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी जो है 3 प्रोफेशनल में कराया जाता है बीएमएस। और जितने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं या जो आपके प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है वो जनरली फाइनल ईयर में है, यानी कि थर्ड प्रोफेशनल पढ़ाए जाते हैं, जिसको करने के बाद जो है आप डायरेक्ट प्रैक्टिस में आते हैं इंटर्नशिप करने के बाद से। जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था तो थोड़ी बहुत देखिए प्रैक्टिस में हमेशा समस्या रहती है आयुर्वेद में, क्योंकि इसमें आयुर्वेद के विकास से बहुत सी चीज़ें बाधक हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी उतनी बेहतर नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो कंडीशन नहीं है। हम जो भी बता रहे हैं आपको पहले जो है एक्सेप्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत से लोगों को भरोसा भी नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, और कहीं ना कहीं इसमें जो है बहुत सी चीज़ों का योगदान है कि आयुर्वेद को पॉपुलर नहीं हो पाया। एक तो जो खुद प्रैक्टिशनर थे उनको भी उतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी आयुर्वेद पे। दूसरा, थोड़ा सा गवर्नमेंट के लेवल से सपोर्ट उतना बेहतर नहीं था और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब था। जब हमने एडमिशन लिया तो जहाँ पे लिया था वहाँ पे थोड़ी सी बिल्डिंग जो है काफ़ी पुरानी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं था। लेकिन अब जब से जो हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वाराणसी का 2014 में नई बिल्डिंग मिली, नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिला। 2014 में जो हमारा हॉस्पिटल है पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ, उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि पेशेंट्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली गई। एक ऐसा भी समय था कोविड के पहले जब यहाँ पे थाउजेंड्स की ओपीडी हो गई, यानी कि पर डे 1000 तक की ओपीडी होती थी और हर ओपीडी में 100-150 पेशेंट्स एवरेज रहते थे। और जितने भी हमारे यहाँ ओपीडी हैं, चाहे हम काय चिकित्सा की बात करें, पंचकर्म की बात करें, श्वसवृत्ति योग, शल्य शलाक्य, कौमार भृत्य की, स्त्री प्रसूति की ओपीडी, सब में काफ़ी मतलब रोगियों की संख्या में मतलब हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स दिनों दिन बढ़ने लगे। अगर आयुर्वेद के नज़रिए से देखा जाए, आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी के नज़रिए से देखा जाए, तो जो कोविड का एरा था उसने आयुर्वेद को एक संजीवनी दी। लोगों ने महसूस किया कि आयुर्वेद जो है बहुत ही ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए, और हर उस हालात का मुकाबला करने में आयुर्वेद सक्षम है जो कि अन्य विधाओं के चिकित्सक या अन्य विधाओं की औषधियाँ जो उनको नहीं दे पाए। कोविड में लगभग सबने हार मान ली, लेकिन एक हमारा आयुर्वेद ही था और आयुर्वेद के चिकित्सक थे जो कि सामने आकर लोगों का इलाज किया और लोगों में एक उम्मीद जगाई कि हमारा जो है आयुर्वेद सिस्टम है जो, और जितनी भी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं वो उनकी जो है लॉन्गेविटी को, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की क्षमता रखती है। और लगभग पूरे देश ने आयुष काढ़ा पिया और संशमनी बट्टी का सेवन किया। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उस समय आयुष मंत्रालय का भी भरपूर सहयोग मिला। बहुत मतलब ज़्यादा हम लोगों ने काम किया और लोगों का भरोसा जगा। और उसके बाद लोग जो है प्राइमरी, हम अगर आज की बात करें तो लोग एक प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में आयुर्वेद को अपनाने लगे हैं। आजकल हम लोग के ओपीडी में, जैसे कि अगर हम जब स्टूडेंट थे तब की बात करें तो उस समय कोई भी पेशेंट जनरली अगर उसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है तो नहीं आते थे। उनको लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें एक अवेयरनेस की कमी भी थी, जो कि कोविड में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, लोगों को अवेयर किया। तो आजकल आप देखेंगे कि ओपीडी में हर पेशेंट्स प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में आपके पास मिलने आते हैं, मेडिसिन लेना चाहते हैं। तो अगर आप देखिए आज के दिनों में कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी आते हैं, ब्लड प्रेशर के भी आते हैं, किडनी फेल्योर के भी केसेज आते हैं, आईबीएस आईबीडी के केसेज आते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, हार्ट के पेशेंट्स आते हैं। तो सभी पेशेंट्स आजकल आयुर्वेद लेना चाहते हैं और वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में आयुर्वेद को अपना रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेद का भविष्य जो है हम कहेंगे बहुत ही उज्जवल है और बहुत ही ब्राइट है। तो अगर आज हमसे कोई पूछे कि आयुर्वेद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो हमारा जो है यही जवाब होगा कि आयुर्वेद ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन ज़रूर है कि आयुर्वेद में स्ट्रगल अभी भी है, और आयुर्वेद जो है इसमें किताबों के अलावा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका खुद का अनुभव। कि आयुर्वेद मेडिसिन जो है
हाँ, हर एक घटक का अलग अलग उपयोग है और हर घटक का मोड ऑफ एक्शन क्या, फार्माकोलॉजी क्या है, ये तभी आप जान पाएंगे जब आपको एलोपैथी का बेहतर ज्ञान हो। तो कहीं ना कहीं एलोपैथी का ज्ञान आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के दिन में अगर हम कहें कि केवल आप किताब पढ़ के आयुर्वेद सीख सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है। आयुर्वेद सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा और खुद से ही अनुभव देना पड़ेगा, क्योंकि इस एक ही दवा अलग अलग रोगियों पर अलग अलग काम करती हैं और यह आपको सिर्फ अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए आपको काफ़ी अवेयर होना पड़ेगा, अलग अलग जो भी गुरु हैं उनके साथ रह के आपको आयुर्वेद सीखना पड़ेगा। और अगर आप आयुर्वेद सीख लेते हैं तो आपका भविष्य निश्चित ही उज्ज्वल है। आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा और न ही कभी आपको अफसोस होगा कि आपने आयुर्वेद को लेकर गलत किया। तो आपने भी अगर आयुर्वेद में आने का यानी कि बीएमएस में एडमिशन लेने का मूड बना लिया है तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ऐसे कॉलेज का चयन करें जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो। यानी कि कॉलेज एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट रोल है आपके फ्यूचर का। जितना अच्छा कॉलेज उतना अच्छा आपका फ्यूचर, क्योंकि वहाँ आपको सीखने के मौके ज़्यादा मिलेंगे। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आपके टीचर्स कैसे हैं, जिस कॉलेज को आप ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ टीचर्स कैसे हैं, क्योंकि अच्छे टीचर ही आपका भविष्य निर्माण करेंगे। आपको जो भी क्लिनिकल अनुभव मिलेगा या शास्त्रीय अनुभव मिलेगा एक बेहतर टीचर ही दे सकता है। तो ये दो चीज़ें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से जो है कोई भी पेशेंट्स आना नहीं पसंद करते। जैसे कि हम ही लोग, हम अपनी खुद की बात करें तो हमारी जब पुरानी बिल्डिंग थी, यानी कि हम पुराने सेटअप में थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का इनपुट नहीं लग था। लेकिन जब हम लोग नए बिल्डिंग में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से जो है मतलब रोगियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। जो चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको कॉन्फिडेंस कितना है। बहुत से आयुर्वेद के प्रैक्टिसर हमने देखा है उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो खुल के जो है आयुर्वेद की बुराई करते हैं और अन्य विधाओं की तारीफ़ करते हैं। उनको लगता है कि आयुर्वेद में जो मेडिसिन से अच्छे से काम नहीं करती। तो आपको अगर सफल आयुर्वेद चिकित्सक बनना है तो आप खुद पे कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको आयुर्वेद और आयुर्वेद की औषधियों पे भरोसा होना चाहिए। जो अगला पॉइंट है वो कि संस्कृत को देखकर बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस जो है लूज होने लगता है। तो आप संस्कृत को देखकर कॉन्फिडेंस मत खोइए। संस्कृत बहुत आसान लैंग्वेज है, आप आसानी से कुछ महीनों की मेहनत करके सीख सकते हैं। और संस्कृत इसलिए है क्योंकि जितने भी हमारे एंशिएंट लिटरेचर्स हैं सब संस्कृत में ही हैं। उनके आपके इंग्लिश कमेंट्री में मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश कमेंट्री में कहीं ना कहीं जो है उसका अर्थ उतना बेहतर तरीके से नहीं किया गया है। तो अगर आपको बेहतर आयुर्वेद सीखना हो तो आप मूल संस्कृत और उसकी हिंदी कमेंट्री पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगेंगी।